अब है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल वो चीज़ें हैं जो नेचुरली हमें मिलती हैं, जैसे लकड़ी या फिर मेटल्स, या तो फिर वो चीज़ें जो फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अनाज वो भी एक कच्चा माल है, और हर्डर्स मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो पशुपालन करते हैं, उन्होंने हमको मिल्क दिया, तो मिल्क भी एक प्रकार से रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो नेचुरली मिलता है। देज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिनिश्ड गुड उसका बनाया जाता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन है, रुई है, वो फार्मर प्रोड्यूस करता है, और फिर उस रुई से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाया जाता है। तो जो रुई है, जो कॉटन है, वो रॉ मटेरियल हो गया, और जो क्लॉथ है वो फिनिश्ड गुड या फिर फाइनल प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। बहुत सारा जो कच्चा माल था हड़प्पा में मिल जाता था, हड़प्पन्स जो सिटीज़ थी उनमें ही मिल जाता था। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो बाहर से मंगवानी पड़ती थी या फिर बाहर से लानी पड़ती थी, जैसे कॉपर है, टीन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और कुछ महत्वपूर्ण मतलब प्रीशियस स्टोन्स, महत्वपूर्ण पत्थर। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। जो हड़प्पन्स लोग थे वो कॉपर कहाँ से लाते थे, आज के राजस्थान से, और या तो फिर ओमान से, जो वेस्ट एशिया में एक देश है। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर, टीन को कॉपर के साथ जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज। टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टीन को कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड को कर्नाटका से लाया जाता था, और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उसको गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। मैं आपको लास्ट में एक मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको ओमान ढूंढना है, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, ईरान भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें लाई जाती थी। अब जो ये इमेज दी गई है, ये एक प्रकार का सील है, ये एक मोहर है, और ये देखो, ये एक जो लेफ़्ट में कॉर्नर में है वो एक छोटा सा खिलौना है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब जो सिटीज़ थी, हड़प्पन सिटीज़, उनमें खाना कहाँ से आता था, वो लोग खाते कैसे थे, या फिर उनके लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। These farmers and herders supply food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. हालांकि बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते थे, बट और भी बहुत सारे लोग थे जो सिटीज़ के बाहर रहते थे, गाँव में रहते थे, और वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे और पशुओं को पालते थे, यानी पशुपालक थे। तो वही लोग क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे सिटीज़ में। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. हमको जो हड़प्पन जो सिटीज़ है या फिर हड़प्पन जो जगह है, वहाँ से कुछ रिमेन्स मतलब अवशेष मिले हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ गेहूँ की खेती होती होगी, बैरले की खेती होती होगी, या फिर पल्सेस, पीस और जो भी दिया गया है, राइस, सीसम, लिंसीड और मस्टर्ड, उसकी खेती वहाँ
होती होगी। अ न्यू टूल, द प्लग वॉज यूज टू डीग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक टूल, जो नया टूल था उसका यूज़ किया जाता था ज़मीन को खोदने के लिए और उसको जोतने के लिए, और साथ ही सीड्स मतलब जो बीज हैं उसको उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए, उसको कहा जाता था प्लग। वाइल रियल प्लग्स विच वेर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when plants were growing. तो उसमें ये कहा जाता है कि जो ओरिजिनल जो यूज़ होते थे वो प्लग शायद लकड़ी के बने होंगे, इसीलिए अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गए होंगे या फिर डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। पर एक मॉडल ज़रूर मिला है, मॉडल मतलब एक छोटा सा टॉय ज़रूर मिला है जिससे अब हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे प्लग कैसा था। और क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती थी तो यहाँ सिंचाई भी होती थी, यानी इरिगेशन भी होती थी, और जब जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती खेत में तो वो इन जगह से पानी, जहाँ से पानी लेते थे इरिगेशन के थ्रू, तो वो फील्ड में या फिर जब भी खेत में पानी की ज़रूरत होती थी तो इरिगेशन थ्रू वो पानी ले लेते थे। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट द हरप्पन्स रेड कैटल, सीप, गॉट एंड बफेलो, वाटर एंड पास्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। जो हरप्पन लोग थे वो गाय पालते थे, फिर भेड़ बकरियां भी पालते थे और भैंसें भी पालते थे, और उनके आसपास पानी मौजूद था जो हरप्पन जहाँ रहते थे उनके आसपास, और पास्चर मतलब जो जहाँ पे घास होती है, या हम उसको बोल सकते हैं चारागाह, जो चारागाह थे वो भी आसपास थे। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass. पर जब सूखा होता था, जब समर होता था, तब जो ग्रासलैंड्स है या फिर जो पास्चर्स है या चारागाह है उसमें घास नहीं होती थी, तो एनिमल्स को बहुत लंबी दूरी तय करके ले जाया जाता था घास के लिए और पानी की खोज के लिए। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. वो फ्रूट्स भी खाते थे जैसे बेयर है, वो फिश भी पकड़ते थे और कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप उसका शिकार भी करते थे। ये एक आपको नीचे एक इमेज दी गई है टॉय प्लग की, मतलब एक प्लग की। Today in many farming communities only man used plug. We do not know whether the Harappans follow such customs or not. अब आपको जो इमेज दी गई है प्लग की, आप देख सकते हो ये एक टॉय है, मतलब एक ये ओरिजिनल प्लग नहीं है, एक छोटा सा टॉय है। और आज के ज़माने में तो प्लग सिर्फ मेल यूज़ करते हैं या फिर मैन यूज़ करते हैं, बट ये नहीं पता कि हरप्पन के टाइम में कौन यूज़ करते थे, क्या फीमेल भी यूज़ करती थी या फिर मेल यूज़ करते थे, या मैन यूज़ करते थे या विमेन यूज़ करते थे। अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हरप्पन टाउन्स कुछ हैं सिटीज़ गुजरात के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और मैंने जो आपको बताया था ऊपर जो एक मैप इमेज जैसा दिखाया गया था उसमें आप ढूंढ सकते हैं ये टाउन्स। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अब जो धौलावीरा है वो सिटी है, वो खादिर बेट के ऊपर मौजूद है, जो रन ऑफ कच्छ में है। खादिर बेट कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में है। और वहाँ बहुत ही अच्छा पानी, मतलब फ्रेश वाटर, और उसकी जो सॉइल थी वो भी बहुत ही फर्टाइल थी। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls
विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। अब हमको पता है कि हड़प्पन सिटीज़ ज़्यादातर दो भागों में बटी हुई थी, सिटाडेल और दूसरा क्या था, लोअर टाउन। बट जो धौलावीरा है वो 3 भाग में डिवाइड थी और हर एक भाग के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी और हर एक भाग का एक गेटवेज मतलब एंट्री करने के लिए एक रास्ता भी था। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. और जो लोग रहते थे जहाँ वहाँ पे उनके बीच में मतलब उनके सेटलमेंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा लार्ज ओपन एरिया होता था जहाँ पे बड़े बड़े त्यौहार या सेरेमनीज होती थी और कुछ लार्ज लेटर्स भी लिखे हुए पाए गए हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर मतलब मीन्स हड़प्पन लिपीज़ के अंदर और वो वाइट स्टोन के अंदर लिखा गया है और शायद उसके आसपास वुड का फ्रेमिंग किया हुआ होगा या फिर उसको वुड के अंदर रखा गया होगा। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैज़ बिन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। बट ये बात बहुत ही अलग है क्योंकि जो हड़प्पन सील्स मिलते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही छोटी जगह पे उनको लिखा जाता है, जबकि जो यहाँ पे जो धौलावीरा में जो मिली है हड़प्पन स्क्रिप्ट जो वाइट स्टोन पे जो कार्विंग्स मिली है या फिर वाइट स्टोन पे जो लिखा गया मिला है वो बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा गया है। अब दूसरी जगह है लोथल। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। जो लोथल सिटी है वो साबरमती की एक छोटी सी जो सहायक नदी है उसके पास ये एक सिटी है गुजरात के अंदर और ये गल्फ़ ऑफ खंबात मतलब खंबात की जो खाड़ी है उसके नज़दीक ही है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेर इजीली अवेलेबल। और ये ऐसी जगह से नज़दीक है जहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स मतलब जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो पत्थर पाए जाते हैं उससे बहुत नज़दीक ये सिटी थी। दिस वॉज ए इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी या सेंटर था और यहाँ पे पत्थर से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे और शंख से भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे और मेटल से भी चीज़ें बनाई जाती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और वहाँ स्टोर हाउस भी मिले हैं और उस स्टोर हाउस में बहुत सारे सील्स मिले हैं और सीलिंग्स भी मिली है। सीलिंग्स का मतलब है कि जब सील्स को किसी चीज़ के ऊपर लगाते थे तो उसका जो इम्प्रेशन उसकी जो छाप पड़ती थी उसको हम सीलिंग्स कहेंगे। वो भी स्टोर हाउस में बहुत सारी जगह पे मिली है। अब ये जो नीचे आपको एक इमेज दी गई है वो है डॉकयार्ड एट लोथल। आप देख सकते हो ये आपको एक तालाब जैसा दिखेगा। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। ये जो टैंक दिखाई गई है आपको जो डॉकयार्ड है उसमें शायद बड़े बड़े बोट्स या शिप आते होंगे कहाँ से, समुद्र की ओर से, और फिर समुद्र से नदी के रास्ते यहाँ पे आके क्या करते होंगे, लोडिंग और अनलोडिंग मतलब जो भी सामान लाए होंगे वो भरते यहाँ खाली करते होंगे या फिर यहाँ से सामान भर के दूसरी जगह ले जाते होंगे। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have also been found here. यहाँ पे जो एक बिल्डिंग मिली है
माना जाता है कि शायद वो एक वर्कशॉप होगा या एक जगह होगी जहाँ पे क्या मन के बनाने की जगह, जहाँ पे मन के बनाए जाते थे अलग अलग प्रकार के, जो पत्थर से बने होते होंगे, या फिर उसको अलग अलग यहाँ पे टूल्स भी मिले हैं जिससे मन के बनाए जा सके, और कुछ मन के भी मिले हैं तैयार एकदम। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक फैक्ट्री या फिर एक वर्कशॉप जैसा होता होगा जहाँ पे मन के बनाए जाते होंगे। अब हम सील्स और सीलिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स का शायद यूज़ होता होगा स्टैम्प की तरह, स्टैम्प लगाने के लिए बैग्स और पैकेट्स के ऊपर, जब उस बैग्स या पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट and the seal was pressed on it. The impression of seal is known as a sealing. If sealing was intact, one could be sure that goods had arrived safely. क्या किया जाता था कि जैसे ही बैग को जब क्लोज किया जाता था तो, और जैसे उसको बंद कर दिया जाता था, तो उसकी जो गांठ है जिससे बैग बंद की जाती है, उसमें जो गांठ बनती है उस गांठ पे क्या क्ले चिपकाया जाता था, यानी मिट्टी चिपकाई जाती थी, और उसके ऊपर सील का इम्प्रेशन लगाया जाता था, मतलब सील की एक छाप लगाई जाती थी। और जैसे ही वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती, और जब जिस जगह पे वो चीज़ जाती थी और वहाँ पे जब वो चीज़ देखते हैं और उनको पता चलता कि अभी भी सील की जो इम्प्रेशन, जो छाप है वो वैसी की वैसी है, इसका मतलब ये हुआ कि गांठ किसी ने अभी भी खोली नहीं है। तो उनको पता चल जाता था कि ये चीज़ हमारी जो दूसरी जगह से आई है वो एकदम सेफ़ है, यहाँ किसी भी तरह की छेड़छानी उसके अंदर नहीं हुई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब क्या होता है कि जो हड़प्पन संस्कृति है उसका एंड हो जाता है कैसे। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। तकरीबन 3900 ईयर्स के पहले एक बड़ा सा चेंज होता है। लोग सिटी में रहना बंद कर देते हैं, सील्स भी नहीं मिलती, राइटिंग्स भी नहीं मिलती, और वेट्स भी पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। अब जो रॉ मटेरियल जो मिलता था, कच्चा माल, वो भी अब नहीं आता है। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वेर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और मोहनजोदड़ो के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, उसके ऊपर गार्बेज यानी कचरा भरा भरा पड़ा पाया जाता है। जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जो नालियों की सिस्टम थी, वो भी बंद हो जाती है। और छोटे छोटे घर जो अच्छे नहीं लगते हैं, इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, वो अब स्ट्रीट्स पे भी बनाए जाते थे। मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है अब। वाई डिड ऑल दिस हैपन। अब ये क्यों हुआ, वी आर नॉट श्योर। अब ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। कुछ मानते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी इसलिए लोग चले गए होंगे। कुछ मानते हैं कि लोगों ने डिफॉरेस्टेशन मतलब आजू बाजू के जितने भी पेड़ थे उनको काट दिया होगा, और इसीलिए फिर एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्यों कारण बताया गया है, क्योंकि जो ईंटें बनाने के लिए, उनको पकाने के लिए ज़रूरत है आग की, और आग सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे लकड़ी से जलाई जाती थी। तो क्योंकि उन्होंने पेड़ शायद काट दिए होंगे सभी, तो लकड़ी ख़त्म हो गई, इसलिए वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों को पका नहीं सकते थे। और कॉपर का स्मेल्टिंग जो करते हैं उसमें भी लकड़ी का यूज़ होता है। तो शायद डिफॉरेस्टेशन के कारण लकड़ी ख़त्म हो गई थी।
Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods. शायद ऐसा भी हो कि जो गाय थी, जो भेड़ बकरियां थी, उन्होंने आजू बाजू जितनी भी घास थी वो सब खा ली हो, और जो ग्रीन एरिया है वो पूरा ख़त्म हो गया हो। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ नदी में पूर आया हो। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। बट ये नहीं पता लगाया जा सकता कि सभी सिटीज़ का एंड क्यों हो गया। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड ए इफ़ेक्ट इन ओनली सम एरियाज़। अब फ्लडिंग जो है, या तो फिर पूर आना, ये उसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे रिवर हो। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी एरिया फ्लडिंग के कारण ख़त्म हो गए होंगे। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlement into east and the north. अब पता नहीं क्या हुआ था, शायद ऐसा भी हो कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया हो, या ऐसा क्योंकि देखा जाता है बहुत बड़ा चेंज हुआ था। जो सिंध और वेस्ट पंजाब का एरिया है जो अभी पाकिस्तान में है, वो बंद हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। बहुत सारे लोग वहाँ से वो जगह छोड़ के छोटी छोटी जगह पे रहने चले गए थे। किस तरफ? ईस्ट की तरफ चले गए थे, कुछ लोग साउथ की तरफ चले गए थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और ये जो ख़त्म हुए सिटीज़ कब? 3900 साल पहले। उसके 1400 साल बाद नई सिटीज़ इमर्ज हुई, यानी बाहर आई या निकली, या फिर इन सिटीज़ के बारे में हमको पता चला। वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे, चैप्टर 6 और 9 के बारे में, चैप्टर 6 और 9 के अंदर। अब है एल्सवेयर। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलास। मोस्ट ऑफ इजिप्ट्स इज़ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल। इजिप्ट को आप एटलस में ढूंढिए, और इजिप्ट एक डेजर्ट है, मतलब एक रेगिस्तान का एरिया है, और सिर्फ नाइल नदी है, उसके आसपास का एरिया ही थोड़ा ग्रीन है। अराउंड 5000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. 5000 साल पहले यहाँ पे किंग्स का राज हुआ करता था। वो अपनी आर्मी को भेजा करते थे दूर दूर, क्या करने के लिए? गोल्ड लेने के लिए, सिल्वर लेने के लिए, आइवरी, टिम्बर, प्रीसियस स्टोन्स, ये सब लेने के लिए दूसरी जगह पे या फिर दूर दूर भेजा करते थे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नॉन एज पिरामिड्स। और उन राजाओं ने बड़े बड़े टॉम्स भी बनाए जिनको पिरामिड कहा गया। राइट साइड में आपको एक इमेज भी दी गई है जिसमें 2 टॉम्स आपको दिख रहे हैं। When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. जब वो राजा मर जाते थे या फिर जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो इस पिरामिड के अंदर उनको क्या कर दिया जाता था? दफनाया जाता था। These carefully preserved bodies are known as mummies. और उनको पिरामिड्स के अंदर प्रिजर्व कर दिया जाता था, यानी बचाया जाता था, और उनको दफनाया जाता था। तो वो जो बॉडीज़ है उनको क्या कहा जाता था? डेड बॉडीज़ जो है, डेड बॉडीज़, उनको ममीज़ कहा जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेर अल्सो बिरीड विद देम। और जो बॉडीज़ जो दफनाई जाती थी, जो ममीज़ है, उनके साथ बहुत दूसरी चीज़ें भी दफनाई जाती थी। These included food and drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. जैसे क्या क्या दफनाया जाता था? फूड है, ड्रिंक है, कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं यानी आभूषण हैं, यूटेंसिल यानी बर्तन हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी साथ साथ दफनाया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन वेर बिरीड विद द रूलर्स। These are among the most elaborate burials known in the world history. और कभी कभार ऐसा होता था कि जो राजा के सेवक थे, शायद वो मैन है या फिर वुमेन, वो पता नहीं, पर उनको भी उनके साथ दफनाया जाता था। और ये जो कब्रें मिली हैं
वो दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही एलाबोरेट कब्रें हैं, क्योंकि इन कब्रों में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम पता लगा देते हैं। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ कब हुआ? 7000 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ 4700 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ दिस सिटीज़ 3900 ईयर्स अगो। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़ कब हुआ, मतलब नई सिटीज़ कब आई? 2500 साल पहले। अब मैं आपको जो ये मैप बता देता हूँ, उसमें आप जो मैंने आपको देश कहें वो आप ढूंढ सकते हैं। अफ़गानिस्तान को ढूंढिए, ईरान को ढूंढिए, इजिप्ट को ढूंढिए। ओके, थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।